Hello aspirants, welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और अभी तक हमारा ये फोर्थ टॉपिक चल रहा है सेकेंड यूनिट का। ठीक है, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड एज की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओल्ड एज क्या है और एजिंग क्या होती है। ठीक है, तो क्योंकि ओल्ड एज को समझना है तो एजिंग क्या होती है वो समझना जरूरी है ना। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे हम तब काम कर पाएंगे जब हमें रूट कॉज पता होगा। ओके, तो प्रोसेस ऑफ एजिंग क्या होती है। एजिंग कोई डिजीज नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा जब बर्थ लेता है, जब वो पैदा होता है, उसके बाद उसकी ग्रोइंग एज होती है ना। हमने इन्फेंसी में पढ़ा था, ग्रोथ स्पर्ट आता है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे करके हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सारी चीजें होती है। तो ठीक है, ऐसे ही बायोलॉजिकल प्रोसेस एक एजिंग का भी है कि जब हम अडल्ट हो जाते हैं, अडल्ट के बाद में एट दी एज अराउंड 45-50 के बाद में आता है फिर एजिंग का प्रोसेस, है ना। तो एजिंग कोई डिजीज नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इंडिविजुअल अलग अलग एज, अलग अलग रेट पर एज हो सकते हैं, है ना। आपने अब देखा होगा कि कोई होगा बहुत ही कोई सीनियर पर्सन होगा जो कि एट द एज ऑफ 60 भी काफी ज्यादा जवान दिखते हैं, है ना। और कोई होगा जो बिल्कुल 40 की एज पर ही उसके बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एजिंग प्रोसेस जो होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक तरीके से, कि सबका अलग अलग होता है। इंडिविजुअल का प्रोसेस एजिंग का अलग अलग होता है। जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, जेंडर पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेस पे डिपेंड करता है। रेस यानी कि हम पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा ऐसे एरिया में रह रहा हो जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हो, तो उनका उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है, एजिंग पर। ओके, वन प्रोमिनेंट थ्योरी ऑफ एजिंग, द फ्री रेडिकल थ्योरी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ही जानी मानी थ्योरी है एजिंग के लिए, वो है फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल थ्योरी में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर में आती है। मतलब कि हम कंटिन्यूअस ऑक्सीजन के एक्सपोजर में है, हार्मफुल एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में है ना। हम बाहर जाते हैं तो हमें सनलाइट के साथ साथ यूवी रेज भी मिलती है ना। और यूवी रेज ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ऑल दो ये बहुत धीरे इफेक्ट करती है, बट कभी ना कभी इफेक्ट तो करेगी ही। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, फ्री रेडिकल्स बनाती है। फ्री रेडिकल्स यानी कि आप मान लीजिए कि एक ऐसा कंपाउंड है या फिर ऐसी कोई चीज है जो आपकी बॉडी में फ्रीली घूमती है, जिसका जो मन करना है करती है। ठीक है, इस तरीके से आप मान करके चलिए। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आकर के, हार्मफुल एक्सपोजर में आकर के, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपकी बॉडी में बन जाते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे करके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, किसी कोई सेल्स को डैमेज करता है, कोई प्रोटीन को डैमेज करता है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल का होता है डीएनए में होता है। ठीक है, तो डीएनए को डैमेज करना, बहुत स्लो, बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली स्लोली धीरे डैमेज करते हैं और इससे एजिंग होती है। ठीक है, तो अब जो चीज बनी है वो कभी ना कभी तो खत्म होगी, ये हम सबको पता है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इंसान पैदा होता है तो वो मरता भी है। वेदर इफ ही इज बॉर्न देन डेथ तो उसकी लिखी हुई ही है, अगर पैदा हुआ है तो मरना है ही। ठीक है, वैसे हमारी बॉडी में भी है, सेल्स भी रीजनरेट होते हैं, मर जाते हैं, है ना। रेड ब्लड सेल्स भरते हैं, बनते हैं, और 120 डेज के बाद में वो अपने आप टूट जाते हैं, टूट के वो मर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। Tissue damage by free radicals by pro-oxidant radicals like superoxide, peroxide and hydroxyl radicals is the basis for inflammatory and degenerative changes. ठीक है, तो टिश्यू डैमेज जब करता है फ्री रेडिकल, किस फ्री रेडिकल के नाम भी बताया गया यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड, पारोक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो होते हैं, ये किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं जाकर के। ठीक है, आपने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, और ऑक्सीजन है और दूसरे किसी मेटल के साथ में या फिर किसी और कंपाउंड के साथ में मिलकर के वो सुपर ऑक्साइड बन गया, पर ऑक्साइड बन गया। कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आप जो निकाल रहे हैं दैट इज हार्मफुल। ठीक है, अगर वो बाय चांस कोई दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कुछ और बन गया, तो ये सारे होते हैं फ्री रेडिकल्स। ओके, तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी बनाते हैं, जेनरेटिव चेंजेस करते हैं। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ एजिंग। देखा जाए तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी क्यों कही गई है, क्योंकि काफी
मानने वाली थ्योरी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, हमारे पास प्रूफ है इसके कि हाँ ये हो सकता है, दिस इज साइंटिफिक, कि अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होंगे तो एजिंग होंगी, है ना, धीरे धीरे करके सेल्स डैमेज होंगे, धीरे धीरे करके आप टुवर्ड्स हाई एज आप जा रहे हो, तो ये सारी चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमने एजिंग समझ लिया, तो अब हमको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स क्या क्या चेंजेस आते हैं ओल्ड एज में, ठीक है, जो एल्डरली पर्सन है उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज होने लगता है, ठीक है, टेस्ट डिक्रीज होने लगता है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंडिंग्स जो है वो धीरे धीरे करके उसका प्रोसेस जो होता है, उसका जो काम होता है वो धीरे धीरे करके फंक्शन को कम करने लगती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई बहुत बूढ़े दादाजी या दादी है, तो उनको बहुत ज्यादा अब तेल मसाला इनके सबका स्मेल अच्छा नहीं लगता ना, वो लोग बहुत सादा खाना पसंद करते हैं कि नहीं इतना मसाला नमक हमें नहीं चाहिए, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि उनका टेस्ट इस तरीके से हो जाता है कि उनको अब वो अच्छा लगना बंद हो जाता है, ठीक है, उन टेस्ट ही नहीं आता है, तो वो लोग अब सादा खाना भी खाना पसंद कर लेते हैं कि अब तो ये सब क्या खाना मसाला तेल, ये हटाओ, सीधा सादा खाना खाओ, ऐसा, ठीक है। डिक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, फीलिंग ऑफ ड्राई माउथ, जितना सलाइवा हमारी बॉडी सिक्रीट करती है कि बच्चे की बॉडी सिक्रीट करती है, माउथ में सिक्रीशन होता है, उतना ओल्ड एज में नहीं होता है, ठीक है। एक तो ओरल प्रॉब्लम्स भी होती है, लॉस ऑफ टीथ नेक्स्ट पॉइंट है। ओरल प्रॉब्लम्स कैसे कि दांत जो है वो धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं ना, तो उनको चबाने में इशू आता है। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके दांत नहीं होते वो सॉफ्ट खाना खाते हैं, ठीक, खिचड़ी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी वो बहुत पतली सी खाते हैं, वो भी दाल में ऐसे उसको चूर के मस के उसको पूरा उसमें बना के फिर खाते हैं, ताकि उनकी जो उनका माउथ जो ड्राइनेस हो चुका है और टीथ लॉस ऑफ टीथ जो है उसमें उनको प्रॉब्लम ना आए और खाना वो अच्छे से खा सके। तो बड़ी मुश्किलें होती हैं सारी, ठीक है, हम तो बच्चे अच्छे से चबा करके खा सकते हैं बट उन्हें प्रॉब्लम होती है। डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आप सबको पता है आई थिंक कि हमारे पेट में HCl सिक्रीट होता है, जिससे कि एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, सारे फूड आइटम्स प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए इसलिए, ठीक है। तो HCl सिक्रीट होता है, तो हमारी बॉडी में तो नॉर्मल होता है बट जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना उनकी बॉडी में ये धीरे धीरे कम होने लगता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पेप्सिन ये भी कम होने लगता है, ठीक है। पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अबव 60 इयर्स ऑफ एज रैपिड रेट ऑफ लिक्विड एम्पटीइंग, ओके, रैपिड रेट ऑफ लिक्विड एम्पटीइंग 60 के एज के बाद में होने लगता है, मतलब अब धीरे धीरे पूरे जो बॉडी के लिक्विड्स होते हैं, मतलब जैसे कि एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो जो एंजाइम्स जो काम करते हैं डाइजेशन के ऊपर, जो क्या कहते हैं उसको, एक और हार्मोन्स जो हैं दैट आर आल्सो लिक्विड्स ना, तो हार्मोन्स और एंजाइम्स जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं आफ्टर द एज ऑफ 60, ठीक है। डिक्रीज बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। जब बाउल मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है कॉन्स्टिपेशन अपने आप बढ़ेगा। बाउल मूवमेंट का मतलब होता है जो भी आप खाना खाते हैं वो प्रॉपर प्रोसेस से आपकी बॉडी में जाता है ना, पहले आपने चबाया फिर ईसोफेगस ने उसको धक्का मार के पेट तक लेकर के गया, ठीक है। तो जो वो जो मोमेंट होता है ईसोफेगस का दैट इज बावल मोमेंट, ओके। तो ये बावल मोमेंट चलता है तब हाँ आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है ये पता चलता है। बट अब ओल्ड एज में होता क्या है कि ये बावल मोमेंट जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है ना। बहुत से ऐसा होता है कि बूढ़े लोग ना खाना भी प्रॉपर नहीं खाते, उनका थोड़ा सा खा करके पेट भर जाता है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ बाउल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन का इशू ज्यादा होता है। जब बाउल मूवमेंट नहीं होगा खाना मूव नहीं कर पाएगा, बॉडी से निकल नहीं पाएगा, ठीक है, दैट इज फिर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, है ना। एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर रिड्यूस्ड। ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स यानी कि वो एंजाइम्स जो दवाइयां जब हम लेते हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर मेटाबोलाइज करती है, ये सारे एंजाइम्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनको दवाइयां बहुत सारी चलती है बिकॉज बीमारियां इतनी सारी होती हैं, लेकिन उनकी बॉडी कभी कभी टॉलरेट नहीं कर पाती है उस चीज को, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उनको साइड इफेक्ट्स जो है वो ज्यादा दिखते हैं, हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स कम दिखेंगे बट उनकी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट ज्यादा दिखेंगे। सर दर्द होना, चक्कर आना, नौजिया फील होना, उल्टी होना, इस तरीके से, क्योंकि ड्रग जो एंजाइम है बॉडी में वो ड्रग मेटाबोलाइज प्रॉपर कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट ड्यू टू रिडक्शन इन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, धीरे धीरे करके पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, है ना, ये सारी चीजें भी आने लगती हैं। और
इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी कि अब उनकी बॉडी वैसे ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाती जैसे पहले कर सकती थी। तो ज्यादातर आप देखोगे आफ्टर 50 और 55 ईयर्स ऑफ एज ज्यादातर लोगों को डायबिटीज हो रही है ड्यू टू इसी तरीके के इश्यूज जो है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, अंडरलाइंग ओबेसिटी होती है, और भी किसी किडनी पर इन्फेक्शन होने की वजह से भी दिखता है। तो दीज आर ऑल डिजेनरेटिव डिजीजेस की एक के बाद एक ये डिजीजेस लगती चली जाती हैं, है ना। तो ये बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, रिमेम्बरिंग, डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग। बहुत ज्यादा ओल्ड एज अगर आप किसी दादी नानी को देखोगे तो बहुत दिन बाद अगर आप उनको मिलते हो ना तो थोड़ा सा उनको आपको पहचानने में डिले होता है ना, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन उनका डिक्रीज हो जाता है। एट द एज ऑफ आई थिंक 90 प्लस अगर कोई होगा, 80 या 90 प्लस अगर कोई होगा ना, तो आप उसके सामने अगर जाओगे, आप बात करोगे तो वो एकदम से आपको याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि नर्व सेल भी अब धीरे धीरे करके खत्म होने होते हैं। और आपको पता है कि नर्व सेल जो है वो वापस से रीडेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनकी मेमोरी में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लगती है, तो वो बहुत मुश्किल से याद करते हैं। कई बार, चलिए ये तो बहुत बड़ी चीज है कि किसी इंसान को पहचानना, कई बार वो किसी चीज का नाम भूल जाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, या फिर कई बार वो कोई काम, यहाँ कोई चीज को कहाँ रख करके फिर वो भूल जाते हैं कि अरे ये मैंने यहाँ रखा था, मुझे याद नहीं आया, है ना। किसी को कुछ बोल करके भूल जाते हैं कि किसी को कहा था कि हाँ इतने बजे मिलना, लेकिन फिर भूल गए, याद नहीं रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये स्टार्टिंग होती है, छोटी छोटी चीजें, फिर ये बढ़ती चली जाती है। वीक इम्यूनिटी विच डिक्लाइंस बाय एज, चेंजेस इन बोन डेंसिटी। इम्यूनिटी वीक होने लगती है धीरे धीरे करके, और बोन डेंसिटी भी चेंज होने लगती है। अब हड्डियां वैसी मजबूत नहीं रहती, क्योंकि हमने पहले भी देखा ना, एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बोन डेंसिटी भी जो होगी वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगी। लो विजन, ओपेसिटी ऑफ आई लेंस। ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें मोतियाबिंद का इशू आता है, क्योंकि अब आई लेंस जो है वो ओपेक होने लगता है, ठीक है। जैसे हमारा आई लेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, हमको पता चल दिखाई देता है, बट उनका कैसा होगा, ग्लास ओपेक कैसा होता है, धुंधला दिखने लगता है ना, वाइट हो जाता है, वैसा विजन भी लो होने लगता है धीरे धीरे करके। ब्लड वेसल कम इलास्टिक हो जाती है, रीनल फंक्शन भी ऑल्टर हो जाता है, जीएफआर डिक्रीज हो जाता है। जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी कम होने लगता है। डिसबैलेंस इन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। अ, कई बार डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा इलास्टिसिटी हमारी बॉडी के अंदर है, उतना ज्यादा इलास्टिसिटी बूढ़े लोगों में नहीं होता। हम झुक करके तुरंत वो चीज उठा लेंगे, बट अगर किसी चीज को अगर उन्हें उठाना होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे झुकते हैं, क्योंकि उनके एक तो हड्डियां कमजोर हो रखी होती हैं, और दूसरा मसल्स में वो इलास्टिसिटी नहीं रहती, वेसल्स, ब्लड वेसल्स में वो इलास्टिसिटी नहीं रहती है ना। बूढ़े लोगों का अगर आप आईवी, मतलब जो नर्सेज होती हैं जब वो आईवी लगाती है ना, इंजेक्शन लगाती हैं, या फिर जो ड्रिप चढ़ती है वो लगता है, तो बहुत मुश्किल से उनकी ब्लड वेसल्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज देखा है हमने, मतलब एल्डरली पीपल में ये सारी चेंजेस हमने देखे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिशनल नीड्स देखेंगे, ओके। तो न्यूट्रिशनल नीड्स में सबसे ज्यादा, अब बीएमआर जो है, एनर्जी की बात अगर हम करें तो बीएमआर जो है वो तो डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि मसल मास वैसा रहा नहीं, मेटाबॉलिक टिश्यूज जो है वैसे एक्टिव रहे नहीं, है ना। और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर नीड, जो एनर्जी नीड है वो अपने आप कम हो जाती है ना। तो बीएमआर जब डिक्रीज होता है तो एनर्जी नीड भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो बूढ़ा इंसान है वो ज्यादा चल फिर नहीं सकता, एक तो वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो प्रॉपर खा पा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म वैसा काम पहले नहीं कर रहा है जैसे कर रहा था, तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया, धीमा हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर उनका, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसमें उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं डालते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी जब हम माइनस करके कैलकुलेट करेंगे तो उनका जो बेसिक जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हमें निकल के पता चल जाता है, वो जो हमें पता ही कितना होता है, 1500 1600, 1500 से 1700 अगर मेल्स की हम बात करें तो, और अगर 1400 से 1600 अगर हम फीमेल्स की बात करें तो, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट emphasis in place is placed on increasing the consumption of complex carbohydrate। कार्बोहाइड्रेट की जहां बात आती है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देना चाहिए ओल्ड एज में, और सिंपल कार्ब शुगर को कम करना चाहिए, क्योंकि बाउल मूवमेंट तो बहुत स्लो हो चुका है ना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी उनकी बढ़ चुकी है, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं ज्यादा शुगर। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट फाइबर कंजप्शन ज्यादा देना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, फाइबर कंजप्शन, ये आपने पढ़ा है पहले
वीडियो में जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ज्यादा उनका, यहाँ पर हमें ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें उनका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाना है। बैलेंस जो है एनर्जी इनटेक वो बनाए रखने के लिए 50% कैलोरीज जो है वही देना है। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन का समझते हैं। प्रोटीन, एज पीपल एज देयर इज अ डिक्रीज इन स्केलेटल टिश्यू मास्क, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू मास्क में डिक्रीज होता है। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन स्टोर ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड बाय स्केलेटल मसल्स एंड मे बी इनएडिक्वेट टू मीट द नीड्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। Hence, dietary protein intake is more important to meet essential needs. 1 ग्राम पर केजी IBW यानी कि 11 से 12% टोटल कैलोरी का, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे स्केलेटल टिश्यू मास यानी कि जो आपके बॉडी में टिश्यू मास होता है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि अब बॉडी में प्रोटीन का स्टोरेज जो है वो काफी स्लो होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जितना उनका बॉडी रिक्वायरमेंट है उतना हमें देना पड़ता है। बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको पता है, 1 ग्राम पर केजी IBW, आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम बॉडी पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन देना है, ठीक है। तो अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट है 60 ग्राम तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। ये एज इट इज रहता है ओल्ड एज में भी। ओके, नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स एम्फेसिस करता है रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, मुफा और पूफा फैट चूज करना है। मुफा पूफा और गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट, ठीक है। ओमेगा 3 फैट जो है वो ऐड करना है जिससे कि हेयर लॉस, विजन, डाइजेशन में प्रॉपर डाइजेशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन को ठीक करने के लिए, किडनी फंक्शन को ठीक करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। जॉइंट्स जो जैसे कि मैंने बताया घुटनों में ज्यादा दर्द होता है ना, मसल्स में पेन होना, तो ये पेन को कम करने के लिए हम गुड फैट देते हैं। ओके, गुड फैट क्या है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि नॉर्मल अगर हम देखें तो नट्स में हमें मिल जाता है ना। अगर आप एक अखरोट दे सकते हैं, एक अखरोट रोज अगर ओल्ड एज में खाया जाए तो बहुत काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है। कैल्शियम नीड्स टू इंक्रीज, इंक्रीज करने की जरूरत है कैल्शियम को, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन जो 50 ईयर्स से ऊपर है, ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन अब रिसीव नहीं करी, मतलब अब उनकी बॉडी एस्ट्रोजन नहीं बना पा रही, क्योंकि ऑब्वियस सबको पता है कि 50 एज के बाद में जो हमारा क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंद हो जाती है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद हो गई है तो एस्ट्रोजन तो बॉडी बना ही नहीं रही है। इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन अब बॉडी बना ही नहीं रही, जिसकी वजह से पीरियड्स आते हैं, वो एस्ट्रोजन अब रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो एस्ट्रोजन का सिर्फ अकेला यही काम नहीं है, कैल्शियम को मेटाबोलाइज करना भी एस्ट्रोजन का एक काम है, ठीक है। तो अब कैल्शियम क्या होगा, प्रॉपर बॉडी यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होना, बोन्स डीमिनरलाइजेशन होना। बॉडी को कैल्शियम चाहिए तो कहाँ से लेगा, हड्डियों से लेगा अब, ठीक है। तो इसीलिए कैल्शियम का इंटेक जो है वो अच्छा होना चाहिए, 800 mg पर डे रिकमेंडेड है। और इसके अलावा विटामिन डी भी लेना जरूरी है, बिकॉज आपको पता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब बॉडी में विटामिन डी जाता है, ठीक है। फिर आता है आयरन। आयरन इंटेक भी इफेक्ट होता है ब्लड लॉस की वजह से, अगर कोई क्रोनिक डिजीज है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, बट क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी क्योंकि बहुत स्लो हो जाती है ओल्ड एज में, है ना। तो उस टाइम पर होता क्या है कि बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आयरन इंटेक और विटामिन सी का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आयरन बताया गया है ओल्ड एज के लिए 30 mg पर डे। डिलेड वुंड हीलिंग, डिक्रीजेस टेस्ट सेंसिटिविटी एंड एनोरेक्सिया एंड आल्सो फाउंड एसोसिएटेड विद जिंक डेफिशिएंसी। कई लोगों में जिंक डेफिशिएंसी भी देखी गई है, तो जिंक के सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जरूरी है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में इतना ज्यादा विटामिन डी होता नहीं है। दूसरी चीज की बोन डेंसिटी कम हो रही है, विटामिन डी बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है जो कि फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम आते हैं, ठीक है। तो उनके डाइट में विटामिन ई, विटामिन सी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, विटामिन सी 150 से 250 mg पर डे चाहिए, विटामिन ई 200 mg पर डे चाहिए, ठीक है। यूजुअल कॉजेज ऑफ विटामिन B12 deficiency are atrophic gastritis and gastritis. It is gastritis, atrophic gastritis and bacterial overgrowth with decreased absorption. विटामिन डी डेफिशिएंसी भी दिखी गई है ओल्ड एज में, ओल्ड एज में नहीं आजकल तो सभी में होता है। तो विटामिन डी का एक डोज भी
बनता है। देखिए विटामिन डी का आई थिंक पर डे का डोज कुछ 800 या 900 mg पर डे है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी है तो दे कैन टेक 1500 mcg। अगर नहीं है तो नॉर्मल वंस इन अ वीक वी कैन टेक 1500 mcg, या रोज अगर है तो 800 mcg खाया जा सकता है। ठीक है। वाटर, किडनी फंक्शन प्रॉपर होने के लिए एफिशिएंट सफिशिएंट वाटर लेना जरूरी है। ठीक है, वेस्ट जो होता है, टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाए, इसके लिए भी वाटर लेना जरूरी है। कम से कम 2 से 3 लीटर पर डे वाटर लेना ही है। दूसरा चीज, वाटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू ना हो इसीलिए भी वाटर इंटेक जरूरी है। फाइबर का इंटेक जैसे मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करता है फाइबर, रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड शुगर लेवल्स को, इसलिए एल्डरली में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फाइबर। ओके, लोग इतना ज्यादा फाइबर इनटेक कर जरूरी है कि मतलब इतना कॉन्स्टिपेशन के बाद आफ्टर द एज ऑफ 50 और 55 60 इस सबको लेना ही पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बड़े लोग चूरन वगैरह और ये सब कुछ ज्यादा लेते हैं, सब गोल चूरन ये सब इनटेक करते हैं बिकॉज उनको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो 25 से 30 ग्राम पर डे फाइबर तो जाना ही चाहिए। अब हम जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं। जनरल गाइडलाइंस यानी कि ओल्ड एज जो है उनको किस तरीके से खाना खाना चाहिए, क्या जरूरी है, एक जनरल गाइडलाइन हम समझ लेते हैं। ठीक है, फूड जो होता है वो सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ओल्ड एज में जिनको ओरल इश्यूज हैं। ठीक है, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, दूसरी चीज प्रॉपर सलाइवा नहीं बन पा रहा है, तीसरी चीज दांत नहीं है, तो इजीली चूएबल भी होना चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट नहीं देना है जैसे हमने पहले बताया। टूफा इंक्लूड करना है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिससे कि इजी टू डाइजेस्ट हो और गुड फैट जाए डाइट में। गुड फूड रिच इन फाइबर, फाइबर रिच फूड लेना है। कॉफी, कोकोआ, कोला एटसेट्रा बेवरेजेस ये सब नहीं लेना है। ओके, ये सब टॉलरेट नहीं कर पाते एक ओल्ड एज में। कॉफी बीपी बढ़ाने का काम करेगा, है ना। कोकोआ, कोला ये सब बेवरेजेस जिसमें सोडा प्रेजेंट होता है वो सब नहीं लेना है। ठीक है, इससे ऑलरेडी उनको डाइजेशन में इश्यूज हो रहा है और भी डाइजेशन इश्यूज बढ़ सकते हैं। फूड रिच इन कैल्शियम लाइक मिल्क शुड बी गिवन, मिल्क कैल्शियम रिच फूड ज्यादा जाना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करना है। सूप, इजी टू swallow आइटम्स ज्यादा होने चाहिए डाइट में, है ना। मतलब एज कम्पेयर टू सॉलिड फूड अगर हम उनको सेमी लिक्विड या लिक्विड फूड ज्यादा दें तो कंजप्शन भी बढ़ेगा और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी। ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इंक्लूड करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, बिकॉज इंडाइजेशन अगर है तो ओवर ईटिंग भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए। थोड़ी देर में आपने एक फ्रूट खाया, थोड़ी देर सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ी देर में फ्रूट खाया, फिर थोड़ी देर में आपने कुछ और नट्स ले लिया, फिर उसके बाद आपने लंच किया, उसके बाद में शाम को आपने टी लिया, या उसके साथ में आपने कुछ स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स, चना एंड ऑल इस तरीके से दे सकते। तो इस तरीके से स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जब इंक्लूड करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा हेल्थ का। ठीक है, हैवी मील्स जो है वो शाम को अवॉइड करनी चाहिए, इवनिंग के बाद से लाइट ही खाना खाना है। ओके, बहुत ज्यादा स्वीट, फैट, शुगर ये सब अवॉइड करना है, सब नहीं लेना है। प्लांटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, और अगर सीड्स का कंजप्शन करते हैं तो 40 ग्राम पर डे सीड्स लेना है। सीड्स कैन बी एनीथिंग। Flax seed is very good for inflammation. Pumpkin seed is very good for estrogen, especially for women. Estrogen project estrogen प्रोडक्शन के लिए पंपकिन सीड्स आर वेरी गुड। ठीक है, ससमे सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, और भी बहुत सारे। ओके, इस तरीके से। तो ये जनरल गाइडलाइंस हमने अब समझ ली है। अब हम लास्ट देखते हैं कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है ओल्ड एज में। ठीक है, न्यूट्रिशन रिलेटेड, सॉरी नॉट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा गया, तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, हमने देखा कि ओल्ड एज का एक फिजियोलॉजिकल चेंज ये होता है कि हड्डियां जो हैं वो धीरे धीरे करके वीक होने लगती हैं, बिकॉज कैल्शियम का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है प्रॉपर अगर कैल्शियम नहीं लिया डाइट में, तो ओबेसिटी हो सकती है प्रॉपर अगर खाना न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए हैं, तो ज्यादा मोटापा और ज्यादा बीमारियों का
एक तरीके से एक्टिवेशन हो सकता है। ठीक है, तो ओबेसिटी अवॉइड करनी है, प्रॉपर मील लेना है, वेट का मैनेजमेंट करना है, अनीमिया हो सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन आयरन डाइट में इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया तो अनीमिया हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, ठीक है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी इज ऑल्सो प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। हद से ज्यादा वेट कम हो जाना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिल पाना, ये भी एक इशू है। कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो इशू, इम्यूनिटी डिजेनरेशन इज ऑल्सो इशू। कॉन्स्टिपेशन का इशू ओल्ड एज में क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता है ना तो मूवी देख लो पीकू, पता चल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन कितना सीवियर भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि क्या मूवी बनाई है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर है, बट इट इज एन इशू, इट इज अ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हो जा करके। इम्यूनिटी डीजेनरेशन, इम्यूनिटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है तो और ज्यादा बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए इम्यूनिटी पर भी ध्यान देना जरूरी होता है ओल्ड एज में। स्ट्रेस भी बढ़ता है, ऑब्वियस, स्ट्रेस को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, अरे ठीक है क्या ही हो जाएगा, बट स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो न्यूट्रिशन रिलेटेड हो सकती है। प्रॉपर खाना, प्रॉपर स्लीप साइकिल, प्रॉपर शेड्यूल स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, डिमेंशिया, ये सारे न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। ठीक है, ऑल दो ये सब कुछ डिले किया जा सकता है, इन सबको रोका जा सकता है एक प्रॉपर डाइट से। और वो मैंने आपको बताया कि जनरल गाइडलाइन कैसे फॉलो करें, कितना एनर्जी, कितना कार्बोहाइड्रेट कैसे दिया जाता है डाइट में, वो सब आप समझ गए। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तब तक के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये वीडियो लाइक करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है जिससे कि यू नेवर मिस एनी अपडेट, और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी इशू हो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए, एंड मुझे आपसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आगे अब कंटिन्यूस वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ डालना। थैंक यू सो मच।